सो वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम लोग दो पार्ट आईसीआर जो 17 सितंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था उसके बच्चों हम लोग दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 35 तक आई थिंक 20 और 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन था। इस वाले पार्ट में हम 17 सितंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो कि पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें बाकी बचे हुए 36 से 50 तक के 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे बच्चों। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर टॉर्क पर बेस है। बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन कह रहा है टॉर्क अबाउट द ओरिजिन ड्यू टू अ फोर्स एफ वेक्टर फॉर्म में दिया है 7 i कैप एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 5 i कैप विल बी। तो सुनो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है टाउ जो कि दो वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से बनी है। कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी? टॉर्क इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन फोर्स, यानी किसी एक्सेस से किसी r पोजीशन पर अगर f नामक फोर्स लगा दिया जाए, f मैग्नीट्यूड का फोर्स विद डायरेक्शन लगा दिया जाए तो r क्रॉस f करने से हमें टॉर्क मिल जाएगा। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू बेटा, टाउ इज इक्वल टू r की जगह बेटा r मतलब पोजीशन वेक्टर की जगह बेटा आ जाएगा 5 i कैप। इसका हम क्रॉस करने जा रहे हैं f मीन्स फोर्स का पोजीशन वेक्टर 7 i कैप। राइट, बहुत सिंपल सी बातचीत है। अब ध्यान से देखो, असल बात क्या है कि फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग i कैप और पोजीशन वेक्टर भी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर यानी फोर्स और फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, टॉर्क डेवलप नहीं होगा। दूसरी बात 7/35 है तो ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, i क्रॉस i सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन संख्या 4 इज करेक्ट। मैं फिर से बता दूं बेटा कि जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी a और b का क्रॉस करते हो सो a क्रॉस b कम्स आउट टू बी a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट, डायरेक्शन के साथ n कैप आता है। तो थीटा क्या होता है? थीटा a और b के बीच का एंगल है। बहुत ध्यान से देखो, तो फोर्स भी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है और पोजीशन वेक्टर भी पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है x एक्सिस की, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, थीटा 0 तो भी 0। दूसरी बात, टाउ बराबर r क्रॉस f से जाओगे बेटा, r पोजीशन वेक्टर रख दीजिए और f की जगह फोर्स रख दीजिए, 7/35 किनारे कर लो, i क्रॉस i सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस 0 होता है। दैट्स इट, खत्म। क्लियर? सो ऑप्शन इज 0। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, अच्छा सवाल। 37 नंबर क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन का कहना है, कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल फ्रॉम बिटवीन t बराबर 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। 0 से 8 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी ग्राफ में बच्चों दो ही बातें काम की होती हैं। सपोज करो इस ग्राफ की बात करें तो इसमें एक एक्सिस आपने स्पीड के लिए लिया है और दूसरा एक्सिस बच्चों टाइम के लिए लिया गया है। जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो 0 से 10 सेकंड तक पहले बढ़ा और फिर 10 सेकंड से वापस 0 पर आ गया। राइट, अब इस बात को समझिए, किसी भी ग्राफ में दो बातें काम की, स्लोप और एरिया। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता, काश होता, हालांकि ये स्पीड वर्सेस टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप dv/dt एक्सेलरेशन देता है। सिमिलरली वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जब एरिया लेंगे तो कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ग्राफ का हम एरिया लेते हैं तो एरिया में बच्चों, एरिया निकालते वक्त होता क्या है कि वाई एक्सेस की क्वांटिटी एक्स एक्सेस की क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट में आ जाती है। जैसे एरिया शेप ट्राइंगल है तो एरिया इज इक्वल, अच्छा किसका एरिया है? तो वी टी ग्राफ का एरिया। तो मैं इस पूरी बात को लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ वी टी ग्राफ का जो एरिया है, एरिया निकालते वक्त v और t प्रोडक्ट में आएंगे और प्रोडक्ट में आएंगे तो वेलोसिटी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्टेंस बन जाएगा। सो एरिया ऑफ pt ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, एरिया निकालने के लिए शक्ल देखिए, तो ये तो एक नोन शेप है, ट्राइंगल शेप है। ट्राइंगल यानी त्रिभुज का एरिया कितना होगा? तो आपने कहा सर ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस की जगह बेटा 8 सेकेंड, पूरा लेते हैं 8 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई हाइट की जगह क्या आएगा? ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, और हाइट की जगह ध्यान से देखो तो ये करस्पॉन्डिंग नंबर 10 मेंशन है, तो यहाँ जाएगा 10। अब ये मामला किसका? वेलोसिटी या स्पीड का, तो आएगा मीटर पर सेकेंड। कितनी वेरीफाइड चीज़ है, देखो जरा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल और 2 से बेटा 4 बार कैंसिल। आई थिंक 4 धाम 40, आंसर 40 इन टर्म्स ऑफ मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन था किसके बारे में? स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। ग्राफ देखा,
ग्राफ का एरिया फाइंड आउट किया, एरिया नोन था, ट्राइंगल शेप था, तो V वर्सेस T ग्राफ का जो एरिया आएगा वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल देगा। आई थिंक क्लियर। सो ऑप्शन इज 40 मीटर, ये तीसरा पार्ट करेक्ट बेटा। क्लियर, आगे चलें। अच्छा, अगर यही स्पीड वर्सेस टाइम की जगह बेटा अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता तो डिस्प्लेसमेंट दे देता। स्पीड वर्सेस टाइम है तो डिस्टेंस देगा। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्पीड वर्सेस टाइम वाला ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट चले। अब देखिए जरा अगला सवाल 38 नंबर चलते हैं। आसान सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब अच्छा बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर याद है तो हम करते क्या है, हम किसी सोर्स की मदद से, हम किसी लाइट सोर्स की मदद से उसके ठीक सामने दो स्लिट्स रखते हैं, स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 2, या ऐसा कह सकते हो किसी लाइट सोर्स के सामने कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड में छोटे छोटे 2 पिन होल कर दिए, सामने स्क्रीन लगा दी। जो स्लिट के बीच की सेपरेशन है बच्चों उसे हम लोग स्मॉल डी कहते हैं, और स्लिट से स्क्रीन के बीच की सेपरेशन उसे हम लोग कैपिटल डी कहते हैं। सामने स्क्रीन पर एक अद्भुत पैटर्न बनता है, यानी चौड़ी चौड़ी फ्रिंजेस बनती हैं, जिन फ्रिंजों में पैटर्न क्या होता है, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट, फिर इसके बाद डार्क, ब्राइट के बाद ऊपर नीचे डार्क, फिर ब्राइट डार्क एंड सो ऑन, ऐसा पैटर्न चलता है। अच्छा, एक एक ब्राइट फ्रिंज की अगर हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, सो बीटा, हम किसी फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से दिखाते हैं। बीटा इज इक्वल टू बेटा डी मल्टीप्लाई बाई लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। डी क्या है? स्लिट से स्क्रीन तक की सेपरेशन। लैम्डा क्या है? इस्तेमाल की जाने वाली लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन। ठीक, तो सुनो बेटा, हमसे कह रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट दिस द फ्रिंज सेपरेशन कितनी होगी? फ्रिंज सेपरेशन मीन्स फ्रिंज विड्थ। तो बेटा फ्रिंज मीन्स बीटा, बीटा इज इक्वल टू डेटा चार्ट लेते हैं, तो स्लिट के बीच की सेपरेशन जो होती है बेटा स्मॉल डी, ये स्मॉल डी, ये स्मॉल डी दिया है। स्क्रीन की जो डिस्टेंस दी गई है वो 1 मीटर, ये कैपिटल डी दिया है बेटा, हिंट समझते चला। और जो वेवलेंथ इस्तेमाल करी गई लैम्डा वो 600 नैनोमीटर इस्तेमाल करी गई। तो हम क्रमशः डेटा रखते जाते हैं, कैपिटल डी की जगह बेटा 1 मीटर। अच्छा, मीटर में है तो यूनिट कन्वर्जन की आवश्यकता भी नहीं। मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की जगह 600 नैनो है मतलब 10 की पावर -9 इन टर्म्स ऑफ मीटर आ जाएगा, अपॉन स्मॉल डी की जगह बेटा स्मॉल डी मीन्स सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स दैट इज 2 mm, mm का मतलब 10 की पावर ऑफ -3 मीटर। चलो भाई कैलकुलेशन करते, 2 से काटोगे या 300 आ जाएगा, आंसर दिखने लगा। माइनस की 3 पावर यहाँ से हटाओगे, ऊपर प्लस की 3 पावर, तो 3 × 10 की पावर, देखो बेटा 1-2 पावर तो यहाँ से मिल गई, इंटू 10 की 3 पावर बेटा और आ जाएगी, तो 10 की पावर 3 और आ जाएगी, इंटू 10 की पावर बेटा -9 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। तो ये बन जाएगा बेटा 3 × 10 टू द पावर ऑफ 9 में से 3, 2, 5 सब्सट्रैक्ट कर दो, सो माइनस का आई थिंक 4 बचेगा। तो ये बेटा 3 × 10 टू द पावर ऑफ 9 माइनस का और 5 प्लस का, माइनस का 4, आंसर इन टर्म्स ऑफ मीटर। कोई ऑप्शन है बेटा? अब ऑप्शन तो ऐसा तो नहीं मिल रहा, सारे mm में दिए हैं। तो एक काम कर लेते हैं, mm बनाने के लिए हम 10 टू पावर -3 सेपरेट कर लेते हैं पहले ही। 10 टू पावर -3 पहले सेपरेट कर लो, ये mm बन गया, ये मिलीमीटर। तो 10 टू पावर -1 और बच गई। अब इस 10 टू पावर -1 को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेगेटिव पावर से हटाओगे, डेसिमल आगे आ जाएगा, तो नंबर बन जाएगा 0.3 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, या 10 टू पावर -3 को लिखो मिली और मीटर को लिखा रहने दो मीटर, राइट। सो बीटा डी लैम्डा बाई डी वाले फार्मूले से डेटा रखा, कैलकुलेशन आ गया 0.3 इन टर्म्स ऑफ mm। ऑप्शन संख्या सेकंड करेक्ट है। क्लियर, आगे चलिए। डन बेटा, डन। चलो 39 नंबर सवाल, 39 नंबर। अच्छा, पकड़ते चलना बेटा पैटर्न। सवाल कैसे हैं? सवाल बड़े सिंपल है, मतलब अगर आपको बेसिक फार्मूले का आइडिया है और सिलेक्शन ऑफ डेटा तो आप ये चयनित कर पाते हैं कि कब कौन सी चीज़ दी गई है, बीटा कौन है, डी कौन है, लैम्डा कौन है, स्मॉल डी कौन है, तो बहुत ही आसान है। ठीक, सवाल देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज दिस मच। कह रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम फोटो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्म में अगर दिखाना चाहें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिनके बीच की सेपरेशन यूनिफॉर्म बनाई है हमने, उसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड का है। सो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो उसको हम BH भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज गिवन एज 3 × 10 टू द पावर ऑफ -5 इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, राइट। फिर इसके बाद कह रहा है एंड इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लेट अस सपोज ये बच्चों साउथ है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ नॉर्थ हो गया। और क्या कह रहा है, अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर 3 एम्पियर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड करंट गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक ये बेटा ये एक्चुअली है क्या कि वर्टिकल फोटो नहीं है,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और उसमें वायर को ऐसे रखा गया, राइट। तो वायर को ऐसे रख दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ऐसे रख दीजिए, ऐसे। इसमें जो करंट पास हो रही है बेटा, वो करंट पास हो रही है वो 2 एम्पियर की है। अब फोटो में हम कैसे श्योर हैं, समझिए ध्यान से। अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हो तो आपको याद होगा, आप यहाँ ड्रॉ करते हो नॉर्थ साउथ, इधर बेटा ईस्ट, इधर वेस्ट। अब एक बात तो श्योर है कि नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन ईस्ट वेस्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन के वर्चुअली परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो हॉरिजॉन्टल है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल है उसके में एक वायर जो रखा गया वो ईस्ट वेस्ट, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और उसकी प्लेसिंग कहाँ से कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड होगा और वायर में करंट कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ध्यान से देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया जाए साउथ से नॉर्थ और वायर में करंट ईस्ट से वेस्ट हो, बहुत अधिक दिमाग नहीं लगाएंगे, जो फोटो सेट हो रही है तो उसके हिसाब से देखो ध्यान से, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये तो हमने आपके सामने से फोटो बना दी, इसी फोटो को थोड़ा सा प्लेन पे ले आओ तो ऐसी दिखाई देगी। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ ये आपका वायर, राइट, क्लियर। अब जरा देखो बेटा, हमसे कह रहा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको पता है किसी आई करंट कैरिंग एल लंबाई के कंडक्टर जिसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंक्लिनेशन थीटा है, उस पर लगने वाला फोर्स बच्चों आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा, राइट। तो हमें फोर्स नहीं पूछा, ही इज आस्किंग अबाउट फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये तो बड़ा आसान काम हो गया। तो फोर्स रखिए, लेंथ को नीचे रहे, कस्टमाइज करना सीखिए फार्मूलों को। सवाल बहुत पूछेगा तो फार्मूला बेस पूछेगा, बहुत कस्टमाइज कराएगा, मॉडिफिकेशन कराएगा, परिवर्तन करेगा, ट्रिकी पूछेगा तो आपसे कई टर्म इधर उधर करा सकता है। जैसे फोर्स पर यूनिट करंट पूछ सकता था। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर क्या क्या बचा, एल नीचे चला गया, बचा बेटा आई मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा। चेक करो जरा कितना, तो थीटा होता है बेटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड जैसी डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ के बीच का एंगल। तो करंट वायर में ऐसे जा रही और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। सो आंसर कम्स आउट टू बी आई मल्टीप्लाई बाई बी, वेयर आई इज करंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 1 हो जाएगा। आई फॉर द करंट, करंट कितनी 2 एम्पियर, एंड बी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेस 3 × 10⁻⁵, 3 × 10⁻⁻⁵। आंसर बोलो बेटा, 3 दूनी 6 × 10⁻⁻⁵। अब चूंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर में, राइट। है कोई ऑप्शन, 6 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन संख्या 3 करेक्ट है बेटा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा का सिंपल सवाल। मैग्नेटिक फील्ड की फोटो सोचो, करंट की फोटो सोचो, लेंथ को नीचे ले आओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर आई बी साइन थीटा, थीटा 90, करंट की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, आंसर आपके सामने, क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर, 40 देखिए बेटा, 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, हाँ, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, ये ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इन सब में सेम काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डे ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले जो लिखा उसके बारे में सोचो। मैटर वेव के हिसाब से डे ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h/mv या h/p, याद आया, अरे लैम्डा बराबर h/p होता है। अब मोमेंटम के टर्म्स में होती है डे ब्रॉगली, हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कैसे कैसे सीखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हाफ ऑफ mv², एक m ऊपर लगा लो, एक m नीचे लगा लो, हम बनाना सिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ऊपर बन जाएगा mv का स्क्वायर मतलब मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई मास। स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो मोमेंटम की जगह पर आप चाहें तो √2 काइनेटिक एनर्जी मास रख सकते हैं। सो बच्चों बन जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई मास। देख लो हमने फॉर्मेट बना लिया अपने हिसाब से, जो हमको फॉर्मेट चाहिए था। भाई हमें वेवलेंथ चाहिए थी, वेवलेंथ का क्वेश्चन है और काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन है, तो हमने वेवलेंथ को पहले लिखा मोमेंटम के टर्म्स में, फिर काइनेटिक एनर्जी बदल लिया। अब ध्यान से देखो बेटा, h कैसा सबके लिए कांस्टेंट, 2 कैसा कांस्टेंट, और सवाल सुनो, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है। इन सबके साथ कॉमन फीचर पता है क्या है, दे ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम।
तो जो चीज़ सेम होती है उसमें कंपैरिजन नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी भी सबके लिए सेम हो गई। तो एक बात तो दावे के साथ लिखी जा सकती है कि लैम्डा और m एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लॉजिकली सुनो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो m ही हो जाएगा, अल्फा की बात करें m अल्फा हो जाएगा, प्रोटॉन की बात करें mp हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻31 सबसे छोटा, प्रोटॉन का मास मान लो 10⁻27 के ऑर्डर का आएगा, तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के मास का लगभग 4 गुना होता है, 4 गुना। तो मेरी बात सुनो, सबसे नन्हा इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, सबसे छोटा -31 पावर, उससे बड़ा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन से भी 4 हाथ आगे अल्फा पार्टिकल। मास का ये पैटर्न बन गया। मास और वेवलेंथ उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए लैम्डा मतलब वेवलेंथ और मास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका लैम्डा कम, यानी जो मास का पैटर्न है लैम्डा का पैटर्न उससे ठीक उल्टा होगा। इसका मतलब लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, मास सबसे कम, लैम्डा सबसे ज़्यादा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लैम्डा प्रोटॉन और सबसे छोटा लैम्डा अल्फा पार्टिकल। सो हमको ऑर्डर चाहिए और देखते हैं, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, तो अल्फा से बड़ा प्रोटॉन से बड़ा इलेक्ट्रॉन, इसको क्रम को देखो ध्यान से, अल्फा से बड़ा प्रोटॉन से बड़ा इलेक्ट्रॉन, अल्फा से बड़ा प्रोटॉन से बड़ा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए सेकंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा, डन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 41 कह रहा है, कलर कोडिंग का सवाल है, बड़ा फेवरेट सेक्शन है, ये नीट वगैरह बड़े अच्छे से पूछे जाते हैं सवाल। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर शोन इन फिगर, और जो कोड कलर्स दिए गए हैं बेटा मैं उसको मेंशन कर दूं, ये ब्राउन दिया है, एंड कर दे, ये ब्लैक दिया है, दूसरी पट्टी ब्लैक, और तीसरी पट्टी बेटा रेड दिया, और आखिरी पट्टी बच्चों सिल्वर है, सिल्वर। क्लियर। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर शोन इन द फिगर, इसका रेजिस्टेंस बताना। लेट्स डू जुगाड़, आओ जुगाड़ करते हैं। देखो जरा कैसे, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R बराबर, बहुत आराम समझना, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R बराबर बनाना पड़ेगा, मैग्नीफाई करना, मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करें, तो आपको पैटर्न याद होना चाहिए, BBROY, GB ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, राइट। क्रम होता है B फॉर ब्लैक, ब्लैक 0, B फॉर ब्राउन, ब्लैक ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट 9। हर कलर के करस्पॉन्डिंग उसका कोडेड रेजिस्टेंस होता है, इनकी वैल्यूज ये लिखी। अब सिलेक्शन करते जाओ और क्रम से रखो जैसे बता रहे हैं। तो पहले रखते हैं पहले रजिस्टर का नंबर, ब्राउन के लिए कौन सा नंबर 1, तो बेटा 1। ब्राउन के बाद आएगा बेटा ब्लैक के करस्पॉन्डिंग नंबर 0, साइड बाय साइड रखते हैं, ठीक, इनटू, मतलब पहले कलर के करस्पॉन्डिंग नंबर उसके जस्ट बगल में, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बगल में रखना है, डेसिमल डिजिट बनानी है, दशमलव मतलब 10 तक की संख्या बनानी है। ब्लैक का नंबर रखो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तीसरा नंबर रेड है, रेड का नंबर कितना बेटा 2, रेड का नंबर 2, और प्लस माइनस मार्जिन लिखना है। तो बच्चों गोल्ड में रेजिस्टेंस का वेरिएशन 5%, सिल्वर बेटा 10%, और अगर कलर एब्सेंट है तो 20% वेरिएशन हो सकता है। क्लियर। तो गोल्ड 5% है, कहीं गोल्ड है हमारे केस में, या सॉरी सिल्वर है, सिल्वर, तो सिल्वर का मतलब 10% वेरिएशन, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। आंसर चेक कर लीजिए, 10 × 10⁻10 है कहीं, 10 × 10⁻2, 10 × 10⁻2 विद 10% वेरिएशन, ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। तो बच्चों उसके लिए मस्तिष्क में टेबल रहनी चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर न। इसको याद रखते हैं, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग अलग से याद रखना है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, और 0 से लेकर 9 तक की संख्या, उधर 5, 10, 20। बनाने का तरीका, पहला नंबर बगल में दूसरा नंबर इंटू 10 की पावर तीसरा नंबर प्लस माइनस चौथा नंबर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 42 नंबर मैकेनिक्स का क्वेश्चन है।
इसमें आपको फोर्स बैलेंसिंग बतानी है बेटा। आओ बैलेंसिंग करते हैं। देखिए जरा, मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाई अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास, लेंथ 2 मीटर फ्रॉम सीलिंग। कह रहा फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ द रोप, द एंगल ऑफ द रोप मेक्स द वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, बहुत शानदार सवाल है। तो उसको जुगाड़ से एक काम करते हैं, पहले सीलिंग थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स के सवालों में बेटा थोड़ा सा अगर FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर होगा तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो एक कह सकते हो फिक्स सीलिंग, और सीलिंग के बाद ये आपकी रोप। हालांकि रोप पहले हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन उसको फोर्स लगा के ऐसे खींच दिया गया। कितने न्यूटन से? 60 न्यूटन से। अच्छा, इसमें धागा अभी भी बंधा है। धागे में वजन कितना है? 6 kg। तो 6 kg के ब्लॉक का जो वजन है वो नीचे की तरफ काम करेगा 6G, और 6G का मतलब हो गया बेटा 6G की जगह बेटा मल्टीप्लाई बाई 10, तो नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो 60 न्यूटन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। रस्सी ऐसे थी 60 न्यूटन यानी 6 किलो का वजन लटक रहा था, उसमें 20 से फोर्स लगा के इसको डायरेक्ट टेढ़ा कर दिया गया। अब ध्यान से देखो, ये वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रही है। कितना बना रही? थीटा। और बैलेंसिंग करते हैं। अच्छा मुझे बताओ बेटा, फोर्स तो लग ही रहा है। फोर्स तो आपने हॉरिजॉन्टल भी लगाया है और वर्टिकल ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। अब धागा है टाइट, धागा टाइट तो बच्चों धागों में टेंशन। आपने खींची हॉरिजॉन्टल लाइन और टेंशन के कंपोनेंट, जहाँ से एंगल बन रहा है वहाँ आएगा टेंशन का एक कंपोनेंट टी का कॉस थीटा, और जहाँ से टी का एंगल बन रहा है वहाँ आएगा टी का कॉस थीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा बेटा टी का साइन थीटा। टी का कॉस थीटा, टी का साइन थीटा, राइट। कौन किसे बैलेंस कर रहा है? और अलग लगाओ तो बेटा टी साइन थीटा बैलेंस कर। अगर ये इक्विलिब्रियम में पॉइंट, देखो जरा ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में बेटा, सब कुछ इक्विलिब्रियम में, स्टेबल पॉइंट है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल, और टी साइन थीटा 60 को बैलेंस कर लेगा। टी साइन थीटा 60 को बैलेंस कर लेगा, और टी कॉस थीटा 60, टी साइन थीटा 60 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, और टी कॉस थीटा 60 न्यूटन के वेट को बैलेंस कर लेगा। 60 न्यूटन के वेट को बैलेंस कर लेगा। दोनों को डिवाइड करो, आई थिंक 60 से 60 खत्म, टी से टी खत्म बेटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिस गोज टू टैन थीटा, सो टैन ऑफ थीटा बराबर 60 से 60 कट गया, 1 बचा बेटा। तो टैन थीटा अगर 1 आया, इसका मतलब थीटा बराबर, ये बेटा कितनी की वैल्यू है? आपने कहा सर टैन 45 की वैल्यू है, सो थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन संख्या 3 करेक्ट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? मतलब FBD बनानी है, फोर्स बैलेंसिंग करनी, अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 43 नंबर, 43 नंबर, बढ़िया सवाल, आइए देखते हैं। देखिए, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है, आपको पता होगा कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्टेड हो, क्रॉस के फॉर्म में या डॉट के फॉर्म में, तो क्रॉस का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे डॉट का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? अब मेरी बात सुनो बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंट्री करता है। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में Q चार्ज का, M मास का चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी के साथ इस प्लेन पर एंट्री करता है, और फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी चार्ज पार्टिकल की एंट्री और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जैसे एंट्री करेगा तो आपको पता होगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, बाकी फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर हर वक्त एक ऐसा धक्का लगेगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगने वाला धक्का वेलोसिटी को धीरे धीरे चेंज करेगा, इसकी कर्वेचर मोड़ देगा। अच्छा, कर्वेचर मोड़ेगा, ध्यान से देखो, ये M मास का पार्टिकल बेटा जब यहाँ पर होगा तो इसका मास तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी इधर की तरफ डायरेक्टेड है, नॉर्थ ईस्ट। इधर होगा वेलोसिटी इधर डायरेक्टेड, इधर होगा वेलोसिटी इधर। तो पहली बात तो वेलोसिटी चेंज हो रही। अब वेलोसिटी से एक टर्म में, पहले सारी बात सुनना, सही बात सुनना। वेलोसिटी का मतलब बेटा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी जैसी वेक्टर क्वांटिटी, भाई डायरेक्शन तो बदली जाएगी ना, वेलोसिटी जैसी वेक्टर क्वांटिटी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा, तो ध्यान रखना। दूसरी बात देखो जरा, पार्टिकल का मास फिक्स है, और पार्टिकल अगर कर्वेचर में आ रहा है तो इस पर एक फोर्स काम करेगा सेंटर की तरफ, जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करने वाला फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर काम करने वाला फोर्स W बराबर FD कॉस थीटा के हिसाब से कोई काम नहीं करता, क्योंकि थीटा 90 कॉस 90 0। तो अगर ये कोई काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये ऊर्जा परिवर्तन भी नहीं करेगा, ये कोई एनर्जी चेंज नहीं करेगा। यानी चार्ज पार्टिकल जितनी एनर्जी के साथ एंट्री करेगा उतने के साथ एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सिंपल बात है, वेलोसिटी में 2 बातें होती हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की डायरेक्शन।
तो 10 मीटर पर सेकंड से एंट्री करेगा, तो भरोसा रखो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, एग्जिट भी 10 से कर जाएगा। स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाँ डायरेक्शन बदलेगी। तो स्पीड के साथ डायरेक्शन कंसीडर करते हो तो वेलोसिटी बनती है, डायरेक्शन बदल रही तो वेलोसिटी बदल रही, और वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा। ठीक, काम नहीं होगा इस पर कोई, जितनी एनर्जी के साथ एंट्री करेगा उतने के साथ निकल आएगा, काम नहीं होगा, वर्क डन जीरो, कोई एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो एनर्जी चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो, राइट। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है चार्ज पार्टिकल, पूरी पीएचडी करा दी हमने, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करता है, ऐसे एंट्री करता है। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है चार्ज पार्टिकल के लिए, सही ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है, ध्यान देना, ट्रू। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, अरे भैया एंट्री करते वक्त फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, एंगल 90, W बराबर एफ डी कॉस 90 मीन्स जीरो, ना काम होगा ना एनर्जी बढ़ेगी, पहला स्टेटमेंट गलत। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सत्य वचन, बिल्कुल सही है, आंसर मिल गया। अरे हम सही पर टिक जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा स्पीड चेंज हो रही है, अरे कैसे चेंज होगी यार, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोल दी तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो काइनेटिक कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, ये भी गलत है। हाँ वेलोसिटी चेंज लिखा होता सही था, मोमेंटम चेंज लिखा होता सही था, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत है। मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि हर वक्त डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो बच्चों चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है, सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, तो ऐसी अवस्था में केवल और केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बाकी जितने वेक्टर पैरामीटर वो सब बदल जाते हैं, वेक्टर पैरामीटर, राइट। काइनेटिक एनर्जी और स्पीड कांस्टेंट है। 44 सवाल बड़ा सिंपल सवाल है। क्वेश्चन कह रहा कि ऐसा साइंटिस्ट हु फर्स्ट डेवलप द apparatus जनरेटिंग अल्ट्रा शॉर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आई थिंक पौधों के परीक्षण के लिए जगदीश चंद्र बोस साहब ने एक ऐसी अल्ट्रा, उसका नाम आपको याद होगा, इसके बाद उन्होंने कहा था प्लांट्स कैन आल्सो ब्रीथ एंड फील। तो आई थिंक जगदीश चंद्र बोस was the first scientist to develop the apparatus for generating ultra short electromagnetic waves. So JC Bose is the correct option, right। देखो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बेस या डिस्कवरी बेस सवाल भी आते हैं, इसलिए इनको भी दिमाग में रखें, थोड़ा सा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, सिंपल सवाल, आसान सवाल, देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि द परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस म्यू एज कंपेयर टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। कंपैरिजन क्या है, तो बेटा कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति प्रेम रखता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी सराउंडिंग से जा रही तो उन्हें अपने अंदर से जाना अलाउ करता है, अपने अंदर से जाना अलाउ करता है, लाइक दिस। तो इसकी जो परमिशन देने की क्षमता है, परमेबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस मीन्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज एटलीस्ट हायर देन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रति, तो एटलीस्ट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। अच्छा अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता, सुभान अल्लाह, सारी लाइनों को अंदर से जाने देता, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट के सवाल लगातार आ रहे हैं बेटा, देखो लास्ट पोर्शन में कह रहा ऐसा मटेरियल जो सुटेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा ऐसे मैग्नेट होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हर टेम्परेरी यूज़ के लिए बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाया, बीच में कोई आयरन की बॉल या रॉड डाल दी, इसमें जब करंट पास होगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अराउंड डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इस अंदर रखे मटेरियल को क्या कर देगा, मैग्नेटाइज कर देगा, मैग्नेटाइज कर देगा। बहुत आराम सुनना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अगर हमारे पास सर्किट डिज़ाइन है, हमने अंदर एक बार मैग्नेट रख दिया, अंदर एक लोहे का पीस रख दिया, तो लोहे का पीस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इन्फ्लुएंस की वजह से उसमें जितने भी छोटे छोटे डोमेन होंगे वो सब डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अब अगर आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन शॉर्ट टाइम मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो पहली बात ये अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाए, मतलब इसके मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसकी परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हाई परमेबिलिटी पहला कैरेक्टर। अब हाई परमेबिलिटी दो ऑप्शंस में दिया है, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ दोनों की हाई परमेबिलिटी, लेकिन हाई परमेबिलिटी है, इसके बाद ये अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लंबे टाइम तक रिटेन करे। ऐसा नहीं कि आपने मैग्नेट बनाया 10 मिनट रखा बाहर, उसके बाद इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया, राइट। तो मैग्नेटिक बिहेवियर को जल्दी से अडॉप्ट करे, हाई परमेबिलिटी हो और मैग्नेटिक कैरेक्टर को लंबे टाइम तक रिटेन करे। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हुआ है वो लंबे टाइम तक बना रहे, इसका मतलब हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
यार लो रिटेंटिविटी होगी तो जैसे इसको थोड़ी देर बाहर रखोगे हवा में तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। अच्छा हमसे कोई कहे कोर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा लो कोर्सिविटी होनी चाहिए। क्यों? अरे भैया टेम्परेरी है, जब मन करेगा इसको उल्टे मैग्नेटिक फील्ड में, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रख के न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो कैरेक्टर याद रखना, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए परमिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए, फटाफट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर जाने की परमिशन दे दे, परमिलिटी परमिशन, राइट। हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लंबे टाइम तक सस्टेन करना चाहिए, लेकिन रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाए, यानी कोर्सिविटी कम होनी चाहिए। क्लियर? तो हालांकि कोर्सिविटी का पॉइंट पूछा नहीं कि आपने एक्स्ट्रा बता दिया, फर्स्ट पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन संख्या 47। बढ़िया शानदार सवाल, सीखने लायक है। अब ये बेटा प्योर कंसेप्चुअल, अब वो बच्चे जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको थ्योरेटिकल आइडिया है, वो फटाफट कर ले। क्वेश्चन कह रहा है एक फ्लास्क है जिसमें आर्गन भी है और क्लोरीन भी है, उनका जो कंटेंट रेशियो है बाई मास, मास के हिसाब से उनका अनुपात रेशियो 2:1 है। टेम्परेचर उस मिक्सचर का 27 डिग्री सेल्सियस है। रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गन टू दैट ऑफ क्लोरीन। मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आर्गन और क्लोरीन इन दोनों के मास नंबर नियरली इक्वल है, तो मोल्स की संख्या तो इक्वल रहेगी। इज इट क्लियर? अब सुनो, वैसे भी पूरे मोल की पूछ भी नहीं रहा, वो तो पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो ध्यान दें, किसी भी गैस की आइडियली, आइडियल गैस की नहीं, सेंटेंस सुनना, किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी आइडियली, काइनेटिक एनर्जी या ऐसा कह लो बेटा, किसी भी गैस की जो एनर्जी होती है वो जनरली कह सकते हो इंटरनल एनर्जी जो होती है, जिसे आप यू कह सकते हो, वो केवल एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। तो जो भी टोटल एनर्जी होगी उसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सकता था, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल नगण्य होती तो सबकी सब बची काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी बेटा डिपेंड करती है, या काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला मैं आपको याद दिला दूं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल इज गिवन बाय F/2 RT एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल इज गिवन बाय F/2 मल्टीप्लाई बाय KT, राइट, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब मुझसे पूछ रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ध्यान सुनो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन टू दैट ऑफ क्लोरीन। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी किस पर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये सारे नंबर कांस्टेंट हैं, ये सारे नंबर डिजिट हैं। टेम्परेचर वेरी कर सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर दोनों का एक मिक्सचर में 27 डिग्री सेल्सियस रखा गया है तो टेम्परेचर अगर फिक्स है, हालांकि यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कर देता तो आंसर थोड़ा ज़्यादा सटीक बनता है ना। खैर चलो कोई बात नहीं। तो इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो जाएगी F/2 मल्टीप्लाई बाय KT, या पर डिग्री फ्रीडम से एसोसिएट करके देखा जाए तो हाफ ऑफ KT, हाफ कांस्टेंट K कांस्टेंट T, दोनों के लिए एक जैसा 27, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 27, तो ये भी 27 पर, ये भी 27 पर, टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम, और काइनेटिक एनर्जी सेम तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:1। ऑप्शन संख्या फर्स्ट। बात समझ के, डिपेंडेंसी देखना है, काइनेटिक की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर, दो सीधी बात, काइनेटिक की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम। क्लियर? 48 नंबर। A charged particle capital Q is placed at the center of thin spherical shell of radius r. An electron is moved from point A to point B as shown in the figure. Total work done. मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा, हम इस डायग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से, जैसा सिखाना है। तो बेटा ध्यान रखना कि हमारे पास सपोज करो एक प्लस ऑफ, या ऐसा कहते हैं हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है और इसके सराउंडिंग में हमने एक स्फीयर डिज़ाइन कर ली या स्फेरिकल सरफेस डिज़ाइन कर ली ऐसे। अब इस पॉइंट चार्ज से किसी जनरल डिस्टेंस कैपिटल R पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अब पोटेंशियल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन किसके बारे में बेटा? क्वेश्चन किसके बारे में? तो बच्चों क्वेश्चन इज ऑल अबाउट वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैट्स में वर्क डन का फार्मूला होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वर्क डन बराबर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का मतलब बेटा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय बेटा चार्ज के नाम पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है। क्लियर? सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट का मतलब बेटा ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पहुंचना, तो इनिशियल पॉइंट बेटा हमारा ए हो गया और फाइनल पॉइंट हमारा बेटा बी हो गया। सो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब बच्चों ए पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज के नाम पर बेटा ई आ जाएगा। अब पता चला कि कहीं ना कहीं वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों के पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे वर्क डन आ जाएगा। क्लियर? अब पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान से देखो सरफेस के पॉइंट पे। अब किसी कैपिटल क्यू चार्ज जो कि सेंटर पर रखा गया है,
हालांकि कैपिटल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल है, राइट। अब स्फेरिकल शेल पे रखोगे अगर सेंटर पर चार्ज, तो क्यू चार्ज से r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको क्या लिख दे रहे हैं इनटू q बाई r। यहाँ लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r बाई सेंट्रल चार्ज अपॉन दूरी, सेंट्रल चार्ज अपॉन दूरी। यहाँ बोलो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल q बाई r। ये वाला पॉइंट कौन सा था बेटा, a पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा था बेटा, b पॉइंट। चेक करो दोनों के पोटेंशियल एक जैसे कि अलग अलग। अरे इसका पोटेंशियल सेम है, अब पोटेंशियल सेम है बेटा, मतलब KQ बाई R, तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई E, आंसर कम्स आउट टू बी 0। सो वर्क डन इज 0। एनी डाउट? हमसे अगर क्वेश्चन और बढ़ा के पूछ ले, वो कह रहे काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन कितना होगा, अरे भाई कोई काम ही नहीं हुआ, नो वर्क डन, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? तो आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा कि क्यू चार्ज से r दूरी पर जो स्फीयर है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस है, और इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस के दो पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, अतः कोई काम नहीं करना पड़ता। सो वर्क डन 0। 48 नंबर के बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाईली सॉरी मटेरियल लाइक रबर, मटेरियल लाइक रबर विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज द लार्ज स्ट्रेन। ऐसे मटेरियल जैसे रबर बैंड वगैरह है, तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनको आप लंबा स्ट्रेन दे सकते हैं, इनकी लेंथ में लार्ज डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते करते रबड़ या रबर बैंड या जो इस तरह के मटेरियल्स होते हैं रबर मेड, वो परमानेंट स्ट्रेन गेन कर लेते हैं और लंबी स्ट्रेन गेन करते हैं। उनकी लंबाई में वृद्धि उनकी प्रारंभिक लंबाई की तुलना में काफ़ी बढ़िया हो जाती है और फिर भी टूटते नहीं। ऐसे मटेरियल को बच्चों हम लोग इलास्टोमर्स कहते हैं। फोर्थ पार्ट, राइट, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, देखिए ध्यान से। 50 नंबर क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। बच्चों आपको पता होगा कि अगर हमारे पास एक क्यू चार्ज है और इसी किसी को गॉसियन सरफेस से हम क्लोज कर लें, तो क्यू चार्ज से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की जो संख्या होगी ऐसे ऐसे, इन टोटल संख्याओं को कैलकुलेट करने के लिए, हालांकि बहुत सारी संख्या में लाइन निकलेगी, गॉस साहब ने एक आइडिया दिया था कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ क्यू चार्ज या फ्रॉम अ गॉसियन सरफेस ड्यू टू अ क्यू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर बेटा दिस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड इट। इनसाइड चार्ज कितना बेटा, क्यू, दैट्स इट। इज इट क्लियर? यहाँ देखो कर लगाओ। अच्छा, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो हालांकि बेटा इसमें दोनों एटीट्यूड का चार्ज है, प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है। डाइपोल कह रहा है, डाइपोल रखा, डाइपोल का मतलब इक्वल अपोजिट चार्ज, तो ये बेटा प्लस क्यू रखा है, ये बच्चों माइनस क्यू रखा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? सो फ्लक्स, नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट क्यू इनसाइड इट। इसके अंदर कुल मिलाकर कितना चार्ज है? तो कुल मिलाकर मतलब प्लस भी है माइनस भी है, तो जितना प्लस उतना माइनस, नेट चार्ज कंट्रीब्यूशन 0। नेट चार्ज 0 तो नेट फ्लक्स 0, राइट। नेट फ्लक्स 0 मतलब क्या हो गया? अरे भाई जितना फ्लक्स प्लस वाला बाहर फेंक रहा उतना माइनस वाला अंदर ले रहा, तो फ्लक्स इनकमिंग फ्रॉम दिस सरफेस इक्वल टू फ्लक्स आउटगोइंग। सो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स 0 है। क्लियर बेटा? तो ये थे बच्चों 50 सवाल। इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं, बाकी 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 बेटा सितंबर 2020 में कंडक्ट हुए, वो इसी वीडियो के आप देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों का भी लिंक दिया है। दोनों वीडियो आराम से देख लें, पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें। लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग क्या फिक्स 50 संख्या है। आपको मिल जाएगा कि सिलेबस से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितनी कॉन्सेप्ट आपकी काम कर रही है, क्या क्या नई चीज़ें जो आपको सीखना बाकी है, उसी आधार पर। फिर और एक और बात है बेटा, लाइव सेशंस भी जो होते हैं अपने एग्रीकल्चर चैनल के, उसको भी रेगुलर लेते रहिए। लाइव सेशन में चैट बॉक्स में इत्मीनान से आप ऑनलाइन मूड को ऑफलाइन की तरह ट्रीट करें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। पढ़ाई से बिल्कुल वंचित ना हो, दूर ना भागें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो पर।